बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ हुई, यानी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से क्या सीखा, जिन नए खिलाड़ियों की जगह कुछ मज़ीद पुराने खिलाड़ियों को दोबारा लाया गया, जो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में जुनैद खलील साहब ने कहा था कि जी पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी कभी परमानेंटली आउट नहीं होता टीम से, किसी भी वक्त उस ज़रूरत पड़ सकती है उस प्लेयर की और उसको वापस लाया जाता है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप, T20 में चलें, पाकिस्तान की थोड़ी परफॉर्मेंस रही, वनडे में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं अच्छी जा रही है, जिस तरीके से बैटिंग कोलैप्स हो रही है, समझ से बाहर है कि अपने होम ग्राउंड पे ही इतनी बुरी तरह बैटिंग कोलैप्स हो जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, वनडे के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो ना वनडे के ऊपर, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में वनडे के ऊपर तवज्जो जो है लोगों की कम हो गई है। अच्छा, टेस्ट मैचेस ऐसे ही यहाँ पर फिर भी फर्स्ट क्लास हो रहे हैं, और फर्स्ट क्लास के ऊपर फिर भी आपका एक प्रैक्टिस का सेशन मिल जाता है। बहुत सारे आपके ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बेसिकली काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल देखी कि काउंटी क्रिकेट से जो ना प्लेयर्स ने जो ना कम बैक किया, दे रियली परफॉर्म वेल। बट हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का पैटर्न है। हमारे यहाँ पैटर्न ये है कि हमारे प्लेयर्स जो ना एक मैच में परफॉर्म करते हैं बस। अब आप हिस्ट्री जाके देखें, हमने इंग्लैंड आई पाकिस्तान, उससे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया आई। हर एक प्लेयर ने ना एक एक मैचेस में एक एक जो ना वो रन बनाए हुए हैं। और जो टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और हमें अवर टू मच रिलाई ऑन ओनली टू बॉलर्स। आपका जो हमारे वेटरन बॉलर्स हैं, जिन जो अनकरीब जो है ना, तो शाहीन तो देखिए ना, वनडे के तो कप्तान ही है वो। तो ये भी कहा जा रहा है कि चलें बाकी बॉलर्स को तो आप रेस्ट करा सकते हैं, कप्तान को तो रेस्ट नहीं करा सकते। बहैसियत सर फिर कप्तानी कौन करेगा? रोटेशन होती है सब चीज़ों की। बट वो रेस्ट क्यों करेगा? आपके पास कोई ओवर क्रिकेट थोड़ी है। आपके पास ऐसा हो कि आप साल के अंदर जो है ना 100 दिन क्रिकेट खेल रहे हो इंटरनेशनल, तो फिर आप ये सोचेंगे हाँ यार वाकई मुझे रेस्ट जो ना वो करना चाहिए। बट आप डिफरेंट फॉर्मेट्स की तरफ जो ना वो आप खपाए ना देखें। वसीम शाह को रेस्ट कराया गया, सही है, बट वो आप फ़हीम अशरफ को वापस लेके आए, फिर अभी हमारे हारिस रऊफ को हमने रेस्ट करा दिया है। वैसे भी उन पे मैच पे पाबंदी भी है, लेकिन हम ऑफ एंड ऑन फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करा रहे हैं। स्पिनर्स के साथ भी कहा जा रहा है कि ज़्यादती हो रही है बहुत से स्पिनर्स को। अबरार का क्या कसूर है सर, क्यों नहीं खिलाते, क्या समझते हैं आप? देखिए, अबरार के साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अबरार के लिए ना आपको वो ट्रैक बनाना पड़ता है, जो बेसिकली हल्का सा जो है ना वो स्पिनिंग जो है ना वो ट्रैक जो है ना वो मौजूद हो। और उसके अंदर जो ना अगर ज़रा से भी ट्रैक उसको सपोर्ट नहीं पड़ता तो देन ही विल बिकम एन एक्सपेंसिव। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हम अबरार का काम जो है ना वो साइम अयूब से करवा रहे हैं। अगर हम साइम अयूब से वो काम ना करवाएं तो उनकी टीम के अंदर जगह ही ना बने। तो वी हैव सम काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन या सम काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी जॉब्स किसी और से जो ना वो करवा रहे हैं, एंड देन वी थिंक यार यही काम जो ना ठीक है। अब हमें बॉलर से बॉलिंग करानी चाहिए, बैट्समैन से बैटिंग करानी चाहिए, और एक या दो जो ना वो ऑलराउंडर हो। अब आप देखें, पाकिस्तान एक तरफ स्ट्रगल कर रहा है, और पाकिस्तान की अगर आप वनडे स्क्वाड देखें, साइम अयूब बॉलर, नवाज बॉलर, आपका फ़हीम अशरफ, मतलब ये सॉरी मैं सारे ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर। और आपका वो जो एक और जो ना लेफ्टी बैट्समैन जो है। सर लेकिन हमारे यहाँ तो ये माजी में भी होता रहा है कि इमरान खान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, ये बिकेम एन ऑलराउंडर। वसीम अकरम की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, ऑलराउंडर बन गए। शोएब अख्तर ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग करनी शुरू कर दी। बॉलर्स के लिए कहा यह जाने लगा, लंबे होते हैं, पावरफुल होते हैं, हिट लगाते हैं तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाती है। वो तो अभी नसीम शाह ने भी आखिरी बॉल पे छक्का मारा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ही इज अ बैट्समैन। अब आप अपना काम तो पहले ठीक कर लो ना। आपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए थोड़ी करनी है कि यार मैंने बॉलिंग करा ली तो मुझे अगर विकेट मिल गई तो मैं टीम में खेल लूंगा, मैंने बैटिंग कर ली और मैंने 30-35 रन बना लिए तो मैं टीम में रुक जाऊंगा। सर वैसे भी हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि जिसका जो काम नहीं होता उससे वही काम कराया जाता है। ये बदकिस्मती है या नहीं है? हाँ, लेकिन अभी सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा ना कभी किसी ना किसी टाइम के ऊपर तो ये आएगा कि लोग जब ये बातें सुनेंगे कि भाई आप जिससे जो काम है वही काम करवाएं। अगर जब तक वो काम नहीं करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे फिर यही हाल होगा हमारा कि हम एक मैच जीते। हमारा पैटर्न देखें ना आप,
हमारी सारी सीरीज जो है ना टेस्ट मैचेस की जो है ना वो 90% जो है ना ड्रॉ हो रही है होम सीरीज, विच इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर अस। श्रीलंका में जीत जाता है, बांग्लादेश में जीत जाता है, साउथ अफ्रीका में जीत जाता है, पाकिस्तान में नहीं जीत पाकिस्तान में नहीं जीत पा रहा है। वी आर द ओनली कंट्री, इनफैक्ट वी स्ट्रगल इन वेस्ट इंडीज। आप देखें, अगर आप हमारा क्रिकेटिंग नेशन देखें और वेस्ट इंडीज का क्रिकेटिंग नेशन देखें, इस वक्त हमारे दरमियान में फर्क है। हम वी आर बेटर टीम, बट हम फिर भी उनके जाके ड्रॉ करके आ जाते हैं। देन वी आर वेरी थैंकफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हार नहीं गए सर, ड्रॉ बड़ी करके बात। आ गए। नहीं, मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मुल्कों के अंदर आके ड्रॉ करें और ऐसा, और आप देन यू आर वेरी प्राउड कि हमने साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे और हमने उनके साथ ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारे लिए जो ना इट्स अ शेम फॉर अस कि हम साउथ अफ्रीका से ड्रॉ कर रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से ड्रॉ कर रहे हैं, हम बांग्लादेश से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी साइन नहीं है। हमें जो ना अपनी होम सीरीज जो ना जीतनी चाहिए। और दूसरा, होम सीरीज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ग्राउंडों में मूव होनी चाहिए। मतलब कम से कम हमें 3-3, 4-4 टेस्ट मैचेस जो ना वो मिलने चाहिए। 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज फैसलाबाद में कर रहे हैं, एक ही जगह रहे सर, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल फिर यही है कि क्या हम एक जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? यानी ओपनर्स हैं तो ओपनर्स ही सारे हैं, ऑलराउंडर हैं तो सारे ऑलराउंडर चले आ रहे हैं। स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की कमी हो गई है जो अपनी स्पेशलिटी की वजह से टीम में हो और वही परफॉर्म करके दें जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया गया हो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, एक्चुअली मसला ये है कि अगर आप पैटर्न के ऊपर सारे काम हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ पैटर्न क्या होता है कि हम लोग ये कहते हैं PSL के अंदर रन कौन ज़्यादा बना रहा है उसको पिक कर लो, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें कौन से लेवल के ऊपर, कहाँ पर, किस जगह के पर उस लड़के को पिक करना है। अगर आप हमारी बराबर वाली मुल्क की टीम देखें तो वो ओपनर को ओपनर से रिप्लेस करते हैं। अगर उनका 3 ओपनर उनके पास बैठे हैं, तीनों आउटस्टैंडिंग है, तो उनको 1 डाउन नहीं खिला रहे वो। और ये आपका 1 डाउन बहुत स्पेशलिस्ट हो गया और अच्छा खेल रहा है तो उसे ओपन नहीं करा रहे। हर एक स्लॉट के अपने अपने लड़के हैं और अपने अपने लड़के उन्हीं को जो ना वो रिप्लेस कर रहे हैं और उन्हीं की जो ना रोटेशन हो रही है और उन्हीं को मूवमेंट जो ना वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बाबर आजम वनडे में अच्छा खेल रहा था, उससे ओपन करा दिया, ओपन कराने लग जाते हैं फौरन। ठीक है। ओपनर अच्छा खेल रहा था, फखर जमान को हमने जो ना 1 डाउन खिलाना शुरू करा। एंड देन वी गिव देम अ जस्टिफिकेशन कि भाई क्योंकि वो पहले ओवर में बंदा आउट हो जाता है तो इसलिए बाबर आजम तो ओपन करता ही करता है, तो इसलिए हम उसको ओपन करा रहे हैं। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। आप ओपनर की रिप्लेसमेंट ओपनर से करें, 1 डाउन की रिप्लेसमेंट 1 डाउन से करें, मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट मिडिल ऑर्डर से करें। अब PSL के अंदर सब ओपन करने के लिए आ जाते हैं। इवन आप देखें कि सऊद शकील जैसे प्लेयर भी जो ना कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर आके जो ना ओपन करने बैठ गए वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा भी पिकअप होगा ना तो ओपनिंग से ही होगा। अब सारी जिंदगी मिडिल ऑर्डर खेला है, बट अब वो ओपन करने के लिए पाकिस्तान में क्या ओपनिंग स्लॉट ओपनर को ही दिया जाता है? रन मिलते हैं ना, रन बन जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, हमारे यहाँ मौका ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ दूसरों से गलतियाँ कराने के जो ना चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्लॉट बड़ी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता कि अगर लेट्स से आपने 200 समथिंग रन चेस करना, आपको पता है मैं नहीं करूँगा, मेरा सामने वाला कर लेगा। 30-35 रन भी बना लिए जाए ना हाँ। तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर ओपनर 30-35 रन बनाए और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 30-35 रन बनाए तो आप कंपेयर 30-35 रन ना करें, पोजीशन के ऊपर कंपेयर करें। ओपनर का जो ना स्टैंडर्ड जो ना वो 50 से ऊपर होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर का स्टैंडर्ड जो ना वो 30 से लेके 40 के दरमियान में होना चाहिए, और जो और लोअर ऑर्डर है उनका स्टैंडर्ड जो ना वो 20 से 25 रन के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि उनको आप बॉले इतने करें। फ़हीम अशरफ से अगर आप उसके रन स्टार्ट के ऊपर लेकर आ जाएंगे तो उसके स्टार्ट्स ही नहीं आएंगे, बट आप ये देखेंगे ना 8 बॉलों के ऊपर उसने 18 रन बनाए, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। जो उसका काम है, जो उसकी जॉब है, वो अपनी जॉब पूरी कर रहा है। ठीक। अच्छा सर, मुख्तलिफ ममालिक में पिचेस बनाई जाती हैं टीम को देखते हुए। जब हम होम ग्राउंड में पिचेस बनाते हैं तो हम अपने पास देखते हैं हमारे पास क्या स्पेशलिस्ट्स हैं और किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन मौजूद है, उस हिसाब से ट्रैक तैयार करते हैं ताकि हमारी टीम को फ़ायदा हो। हम अपने ही मुल्क में मैच खेलते हुए पिच के हिसाब से टीम नहीं सेलेक्ट कर पाते। ये कैसा सिनेरियो है सर? देखिए, दुनिया में ना हर जगह जो ना होम एडवांटेज जो ना वो लिया जाता है। पाकिस्तान तकरीबन पिछले 15 साल से जो ना कहीं भी जो ना होम एडवांटेज की तरफ नहीं गया। एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर हमें यूई में जाके खेलना पड़ता था, तो वो हमारा होम ग्राउंड्स नहीं होते थे। फिर जब हम वापस आए तो हमारे यहाँ जो पिचेस हैं वो हमारे प्लेयर्स के हिसाब से नहीं बनाई जाती। मुझे वाकई समझ नहीं आता कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। क्या हमारे पास अच्छे क्रिएटर्स नहीं है? अगर अच्छे क्रिएटर्स नहीं है तो अच्छे क्रिएटर्स मंगवाने चाहिए, बनवाने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। करोड़ों रुपए की पिच खरीदते हैं बाहर से, और पिच खरीद मतलब बनवाना आना चाहिए ना आपको पिच, तो वो उनसे बनवाएं आप। और नहीं आ रहा तो उनको बाहर भेजें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनको वापस लेकर आएँ।
बट ऐसा ही होता है कि हम होम सीरीज करने के लिए जाते हैं और होम सीरीज हमारे हिसाब से होती नहीं। एक तो हमें स्लॉटिंग अच्छी नहीं मिलती, हमें हमारे वेदर के हिसाब से पिचेस की स्लॉटिंग अच्छी नहीं मिल रही होती। या तो हम सर्दियों में चले जाते हैं या फिर हम जो है ना हमारा अजीब किस्म का वेदर या बहुत लो ह्यूमिडिटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में। चलिए सर, इस पर हम आपसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि नाज़रीन पिचेस भी इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। क्या पाकिस्तान में मिट्टी की कमी पड़ गई है कि पिच नहीं बना सकते, या क्यूरेटर्स नहीं हैं, और अगर नहीं है तो ट्रेनिंग क्यों नहीं दिलाई जाती? जहाँ हम कप्तानी में भी अब अच्छे हो गए हैं, बाकी यानी एम्पायरिंग में भी अच्छे हो गए हैं, बाकी चीज़ों में अच्छे हो गए हैं, तो फिर ये पिच बनाने का काम क्यों नहीं सीख लेते हैं? बहरहाल इसमें मज़ीद सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब, वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी कि पिचेस जो बनाई जाती हैं आखिर क्या वजह है, हम क्यों अपनी होम ग्राउंड की होम ट्रैक्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और मेहमान टीम जो है ना वो फ़ायदा ले जाती है, वो उन पिचेस को रीड कर लेती है जो हम अपनी बनाई हुई पिचेस को नहीं रीड कर पाते। सर आप क्या कहते हैं? कहा जाता है कि कोई भी जब पिच नई बनाई जाती है तो उसका मॉइस्चर या उसकी सॉफ्टनेस जो है ना वो फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा देती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पिच हार्ड हो जाती है, वही पिच स्पिनर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बन जाती है। यानी ऐसी पिचेस जिनको कि माजी में फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान कहा जाता था, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग टीम ढेर कर दी। क्या कहते हैं आप? देखिए अगेन वही सारी चीज़ें, एक तो वो स्टैंडर्ड आपका और दूसरा मेंटल जो ना वो वीकनेस जो ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत हम ओवर प्रेशर में खेल रहे होते हैं। हमारे कैप्टन को ये नहीं पता कि टीम जो होस्ट कर रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा था तो आई थिंक 10 दिन पहले तक तो शान मसूद को भी नहीं पता था कि वो कैप्टन होगा या नहीं होगा। शान मसूद को ये भी नहीं मालूम था कि वो प्लेइंग 11 में आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। हमारी तो पोजीशन इस किस्म की जो ना वो डिफाइन होती है। हमारी यहाँ वनडे सीरीज़ जो ना अनाउंस होने से पहले रिजवान को ये नहीं पता था कि वो वनडे सीरीज़ का कैप्टन होगा या नहीं होगा। सडनली जो ना जब 2 दिन पहले न्यूज़ आना शुरू हुई कि वी आर थिंकिंग टू रिप्लेस द कैप्टन, एकदम शाइन को जो ना कैप्टन जो ना वो बना दिया गया। जिसकी जो परफॉर्मेंस नहीं थी उसने, जिसने कोई कुछ नहीं खेला, उसको जो ना आप फ़खर जमान को बिठा के आपका टीम में जो ना बाबर आजम को जो ना वो लेकर आएगा। एक ऐसा लड़का जो बेसिकली कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सलमान अली आगा, सडनली आपने उसको जो ना कैप्टन बना दिया, उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती के जो है ना वो और जो ना वो पिलर लगा दिए। साइम अयूब जिससे कुछ नहीं हो रहा था उसको आपने ऑलराउंडर बना दिया, स्पिनर जो ना बना दिया, उससे विकेटें लेके बोलना गया कि भाई तुम्हारा सर्वाइवल ही जो ना वही है। तो हम जब इस तरह की जुगाड़े लगा के जो ना वो खेल रहे होते हैं, हमें जब जाके ग्राउंडों के अंदर इस तरीके से जाएंगे, क्रिकेटर्स का भी हमारा यही हाल है। हम दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसको होम एडवांटेज नहीं है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि हम साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर जो ना आपकी 10 के 10 विकेटें जो ना स्पिनर्स ने ले ली हो। देखिए शेन वॉर्न और मुरलीधरन को आप साइड में रख दें, ये तो दुनिया के ऐसे 2 बॉलर हैं जो दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर जाके कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कभी आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा होगा कि इवन अनिल कुंबले जैसे बॉलर या हरभजन सिंह जैसे बॉलर या अब्दुल कादिर जैसे बॉलर या सईद अजमल जैसे बॉलर जो ना उनकी टेस्ट क्रिकेट को या उनके वनडे को जो ना डोमिनेट कर रहे हो। कभी आपने आज तक जो ना न्यूजीलैंड के अंदर जो ना वो स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा। कभी आपने श्रीलंका के अंदर फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने बांग्लादेश के अंदर आके फास्ट बॉलर को डोमिनेट नहीं करने देखा। कभी इंग्लैंड के अंदर आपने स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं, वो सीमर से ना काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर उल्टा काम हो रहा होता है, जहाँ पर पाकिस्तान स्पिन पिच बनाता है और फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं। जहाँ जब वो फास्ट बॉलर की पिच, फास्ट बॉलर्स की हो गए, हाँ, जब फास्ट बॉलर की पिचेस बनाते हैं तो वहाँ स्पिनर डोमिनेट कर रहे होते हैं। और हमारी जो सामने वाली टीम है इंग्लैंड आती है और आके बाद हमारा जो ना वो 500 समथिंग रन जो ना 850 रन बना के हमारी ऐसी की तैसी करके चलते हैं। उनके 2 बॉलर्स भी हमारी सारी टीम गिरा के रख देते हैं। अच्छा सर, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यानी जो कुछ हम इन मैचेस में देखते रहे साउथ अफ्रीका के, क्या हम गलतियों से सीखेंगे या हम बाबर आजम के इस बात पे खुश हो जाएंगे कि जी उन्होंने हाईएस्ट रन्स बना लिए, T20 क्रिकेट में बड़ा नाम हो गया, भारत के क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ गए,
अब इस बेस पे कितने मैचेस तक बाबर आजम को जगह मिलती रहेगी? देखिए दुनिया का अलग किस्म का जो ना फार्मूला होता है, एक ही ग्लास है, उसी ग्लास को जो ना कंपेयर किया जाता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और उसी ग्लास को कंपेयर किया जाता है आधा ग्लास खाली है। हम लोग हमेशा जो ना वो पर्सनल स्टैट्स के ऊपर जो ना वो एनालाइज कर रहे होते हैं और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं। आई थिंक कंपैरिजन ही गलत है। जब उसको कोहली से कंपेयर किया जाता था तो भी गलत है, क्योंकि कोहली की विनिंग परसेंटेज देखें और उसकी उस विनिंग परसेंटेज के ऊपर, सेकंड बैटिंग करने के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर जो ना वो आप परफॉर्मेंस देखें। सेम इसी तरीके से जब उसको रोहित शर्मा से कंपेयर किया जा रहा है कि उसने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो रोहित शर्मा की बैटिंग के स्टार्ट्स देखें, उसकी विनिंग परसेंटेज देखें और वो कौन सा रिस्क क्रिकेट खेलता है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है, आपके पास एक ट्रॉफी नहीं है, आप उसको कंपेयर करके सिर्फ ये खुश हो रहे हैं कि यार आपके हाईएस्ट नंबर हैं, और ये नंबरिंग ही जो ना वो आपको जो ना वो मरवा रही है। हम खुश हो जाए। आगे टीम प्रेशर में आती है कि ऐसा क्रिकेटर खेल रहा है, जैसे हमें आपको याद होगा सुनील गावस्कर ने 10,000 रन कंप्लीट किए, मेरे ख्याल में और भी पाकिस्तान की तरफ से मियाँदाद ने 7 या 8,000 रन कंप्लीट किए थे, हम उस पर बड़े खुश होते थे। फिर वसीम अकरम हाईएस्ट विकेट टेकर बने, हमें बड़ा प्राइड होता था। अगली टीमें डर रही होती थी कि यार जिस बॉलर के आगे हम बैटिंग करने जा रहे हैं ना वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, 400 450 से ऊपर विकेटें, क्या कहते हैं आप? फिर गलत कंपैरिजन है। देखें आप जिनको कंपेयर कर रहे हैं ना वो टेक्निकली जो है ना टाइटल विनर भी थे, देवर टाइटल विनर, देवर स्ट्रगलर, देवर फाइटर, एंड दे परफॉर्म ऑन द राइट टाइम। अब आप टोटल बाबर आजम की, अब अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट बाबर आजम, आई एम नॉट अगेंस्ट रिजवान, बट आप इन लोगों की टोटल परफॉर्मेंस देखें तो एक इंडिया को 10 विकेटों से हराने का टोटल सेरा लेकर जो ना ये लोग घूम रहे हैं क्या भाई हमने फलाना टाइम पे इंडिया को 10 विकेटों से जो ना वो हराया था। उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बाद आपकी क्या सारी चीज़। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए तो 10 मैचेस तक गारंटी लेके प्लेयर चला जाता है कि बस अब मैं 10 मैचेस में कुछ भी ना करूँ ना तब भी मैं इस एक परफॉर्मेंस पे चलता है। बस तो यही तो मसला है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ पता होता है कि यार 10 मैच में मैंने 150 बनानी है। आप देखें ना हमारे यहाँ टेस्ट में यही हो रहा है कि हमारे यहाँ 6 आपके बैट्समैन खेलते हैं, एक आपके पास 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, यानी 4 इनिंग्स हैं बैटिंग करने के लिए। आप चेक करें हर एक टेस्ट मैच के अंदर एक आपके 3 लड़के 50 बनाते हैं, अगले इनिंग में फिर 3 लड़के 50 बनाते हैं, उसके अगले 3 इनिंग में फिर 50 बनाते हैं, अगले उसमें फिर 350 बनाते हैं। मतलब मीन्स कहीं भी किसी की जो ना वो कंटिन्यू जो ना वो परफॉर्मेंस नहीं है, उनका एक मैच में परफॉर्मेंस है, अगले मैचों में परफॉर्मेंस नहीं है। चाहे आप वो सऊद शकील को देख लें, चाहे आप शान मसूद को देख लें, चाहे आप रिजवान को देख लें, चाहे सलमान अली आगा को देख लें, सब एक 50 बना के जो ना वो बैठे हुए। सेम हमारे यहाँ वनडे में ये होता है, 3 मैचेस 4 मैचेस के बाद जो ना 50 बनाते हैं और बोलते हैं यार हमने परसों तो 4 मैच पहले तो 50 बनाई थी। सेम हम T20 में भी बोलते हैं बाबर आजम ने फलाना जगह तो 50 बनाई थी। अब आप मैचेस हारे जा रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर टीम सेलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको आके खिलाए जा रहे हैं। कब आप चेंज लेकर आएंगे, कब आप रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे, कब आप सोचेंगे कि भाई मैं शाहीन को हटाऊं, कब मैं नसीम शाह को हटाऊं, कब तक आप हारिस रऊफ से जो ना छक्के खाते रहेंगे, कब तक आप ये सोचते रहेंगे कि उन्होंने जहाज का इशारा किया था, कब तक आप ये आगे जो ना वो जाते रहेंगे। और जब तक आप लोगों को प्रॉपर चांस नहीं देंगे, एक मैच के बाद आप वसीम जूनियर को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई आप देखो उसको हमने चांस तो दिया था। चांस दिया सर, हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं कंपेयर। अच्छा सर, T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को देखें, अब तो देख रहे हैं, अब देख रहे हैं 100% हाईएस्ट रन की बात देख रहे हैं। देखिए अगेन हाईएस्ट रन एक मैच के तो टोटल उसने 50 बनाई है, हाईएस्ट रन क्या जो ना मतलब वो देखेंगे। अगर आप मुझसे पूछें, सवाल पूछें तो इस वक्त अगर आपके पास, आपकी राय क्या है वैसे, बाबर आजम को होना चाहिए नहीं नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रिजवान को नहीं होना चाहिए। हमें कोई बेहतर अब विकेट कीपर ढूंढना चाहिए। अब जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट T20 में उन्होंने साहबजादा फरहान से भी कीपरिंग कराई है और साथ साथ जो है ना वो आपका उस्मान खान से भी कीपरिंग कराई है, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि भाई कीपर हैज़ टू बी स्पेशलिस्ट, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब रिजवान के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिजवान को खिलाते हैं तो वो लोअर डाउन खेल नहीं सकता, क्योंकि वो उसके अंदर वो वाली बात नहीं है कि वो आके लोअर डाउन आके टक 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 जो ना वो छक्के जो ना चौके जो ना मार सके, क्योंकि 18 बॉलों के ऊपर वो 35-40 रन नहीं बना सकता।
ऊपर आपके पास जो है ना उसको बना खिलाने की जगह नहीं है, क्योंकि साहबजादा फरहान, साइम अयूब और ऑफकोर्स अब आप बाबर आजम को भी खिलाएंगे तो आपको उस्मान खान को मैच्योर करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई ऐसा कीपर खिलाना पड़ेगा जो बेसिकली लोअर डाउन में भी आके आपके लिए रन बना सके। सर हम बॉलर्स में क्या करेंगे? हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस हमने देख ली, छक्के खा गए हम। फिर उसके बाद नसीम शाह को वैसे ही हम कोई अच्छा बॉलर ग्रेड नहीं करते, और एक ले दे के हमारे पास शहनशाह अफरीदी रह जाते हैं, या फिर बाकी स्पिनर्स हैं। क्या करेंगे सर? देखिए, हमें ये देखना होगा कि हमने जाके वर्ल्ड कप खेलना कहाँ है। हमें शायद श्रीलंका में खेलना है या यूएई के अंदर खेलना है। वहाँ पर हमारे पास जो स्पिनर्स हैं ना वो ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो हमें जो बेसिकली फोकस करना चाहिए वो आपके स्पिनर्स डिपार्टमेंट के अंदर चढ़ना चाहिए। हमें अबरार के ऊपर काम करना चाहिए, हमें मुकीम के ऊपर काम करना चाहिए। ये वो दो बॉलर हैं जिनके ऊपर हमें जो ना मतलब अप एंड डाउन जो ना वो मैचेस खेलने चाहिए। एक में एक को खिलाएं, 2 मैचेस खिलाएं, फिर एक को खिलाएं, एक सीरीज उसको। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेचारे बेंच पे बैठ के ज़ाया हो जाते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो बेंच पे बैठे बैठे या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में मुश्किल है, ये तो हर जगह पर यही मसला है। आप देखें ना कि आप, और अच्छी बात है अगर आपके पास, आपकी सबसे ज़्यादा मसला यही है कि आपकी बेंच मजबूत होनी चाहिए, बट आपकी बेंच में जो लोग बैठे हैं उनको आगे भी तो लाइन, खिलाए भी तो, मौका भी तो दें। तो आप बेसिकली सिर्फ बेंच पे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, टीम में जो है वो बस नॉर्मल है, लेकिन बेंच वालों को मौका नहीं। आप बेसिकली ना इस वक्त आपको स्पिनर्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो आप T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। ठीक सर, कोई शॉर्ट मैसेज जो देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो प्लीज़ डोंट वॉच पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आदि जो है ना डिप्रेशन के मरीज़ जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को देख के भी हो जाते हैं। कोशिश ये किया करें कि हाईलाइट देखा करें। ठीक है, तबसरे देख लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे आज का ये पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप जुनैद खलील नैनीताल वाला अपने अख्ताम पर पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मज़ीद कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुनैद खलील नैनीताल वाला को और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।